नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, कल इस 2024 के जनरल इलेक्शन का प्रचार समाप्त हो चुका है और आने वाले कल में आखिरी चरण है चुनाव का। 57 सीटें होंगी और उसके बाद 4 तारीख को आएगा रिजल्ट। लेकिन कल शाम एग्जिट और एग्जैक्ट पोल नंबर 1 चैनल यानी रिपब्लिक और नॉब के साथ देखिए शाम को 7 बजे शार्प 7 बजे। लेकिन दर्शकों, इस चुनाव में जो एक सबसे बड़ी बात रही है कि क्या मोदी 400 लाएंगे या नहीं, यह नहीं कि सरकार मोदी बनाएंगे या नहीं, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है, इस पे कोई सवाल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या मोदी 400 लाएंगे। सरकार तो 272 273 पे बन जाती है, पर क्या मोदी 400 लाएंगे। और जो मोदी ने संसद के पटल पर खड़े होकर कहा था, तो कुछ तो सोच के कहा होगा। 370 370 इज द नंबर, 400 नहीं। संसद के पटल पे प्रधानमंत्री ने कहा था 370। तो आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सब सवालिया निशान के साथ चला रहे, क्या लाएगा मोदी 400, क्या लाएगा मोदी 370। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कहां से आएंगे ये 370 सीटें। कल आखिरी चरण बचा है चुनाव का। कैमरा नंबर 1, कल आखिरी चरण बचा है चुनाव का दर्शकों। और पिछले इस बार 2024 में ये नंबर्स हैं, इनको समझिएगा। 2024 में इस इलेक्शन में बीजेपी 441 सीटों पे इलेक्शन लड़ी है। कितना? 441 441 440 जमा 1 441 इज द नंबर जिसपे बीजेपी लड़ी है। 2019 में 5 साल पहले बीजेपी की कितनी सीट आई थी? 303 303 सीट आई थी। 2019 में जीती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी 2019 के चुनाव में बीजेपी 72 सीटों पे 72 सीट्स पे बीजेपी बहुत कम मार्जिन, 30 से 50,000 के मार्जिन के अंदर सेकंड पायदान यानी दूसरे पायदान पे थी 2019 में। 303 जीती थी 2019 में और 72 सीटों पे दूसरे पायदान पे थी यानी नंबर 2 2019। और अगर उन 72 सीटों पे बीजेपी और अमित शाह ने काम किया है और वो 303 सीटें रिटेन, क्योंकि इस पे एक सवाल है 303 सीटें क्या वही सीट रिटेन कर पाएंगे? नहीं। लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल डायनामिक है वो ये है कि अगर 30 से 40 उन सीटों पे नुकसान हो रहा है जिस पे बीजेपी 19 में जीती थी, तो वो बंगाल, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो वो 303 301 300 तक वो कह रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं। जो सीटें हमने जीती थी पिछली बार वो, और प्लस वो एक्स्ट्रा काम जिस पे किसी की नजर नहीं, वो 72 सीटें, वो 72 सीट्स जिस पे 2019 में बीजेपी दूसरे पायदान पे थी, जीत नहीं पाई। तो जो 40 सीटें पिछली बार जीती थी, अगर वो हार भी जाती है तो वो 35 से 38 सीटों की भरपाई करने की तैयारी है। वो प्रिपेयर्ड है, उसने काम किया है और साथ ही काम किया है उन 72 में से 70 सीटों पे जिसमें वो पिछली बार दूसरे पायदान पे। ये बीजेपी के इंटरनल उनके मीटिंग उनका ये है। एक तो ये हो गया, और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो बनते हैं 375। और फिर आपको समझ आता है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों संसद के पटल में 370 कहा था। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। अब बात इंडिया अलायंस की, राहुल गांधी की, कांग्रेस की। तो मैंने आपको बताया, किसी से सीखना कुछ खराब नहीं। अगर मेरे को आपसे कुछ अच्छा लगता है और मैं वो सीखता हूं तो उसमें क्या खराब है। अगर कांग्रेस बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी से कुछ सीख रही है तो अच्छा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता चाहे दबे मन से ही, दबी जुबान से, खुले में नहीं, लेकिन बोलते हैं कि हां हमने सीखा है। हमने जो उनका पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम है, जो ब्लॉक मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, वो हमने सीखा है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम लेकिन वो इंप्लीमेंट कर पाए सिर्फ 135 सीटों पे। देखिए, बात जीत की है ही नहीं, जीत एक तरफा।
बात है क्या कांग्रेस रिवाइव हो रही है, बात है क्या कांग्रेस 40 से 80 पे पहुंच रही है, या जैसे कांग्रेस दावा कर रही है 110 115, वो टीवी वाला दावा छोड़िए जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज अपने कुछ फ्रेंडली दोस्ताना मीडिया हाउसेस से बात करके कहा है हम 273 सीट जीत रहे हैं। कितने दिन खड़गे साहब, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन जो द रियल पिक्चर इज दिस कि जहां बीजेपी 370 की तैयारी में है, वहां कांग्रेस 110 115 120 की तैयारी में। मैक्सिमम, ये दोनों मैक्सिमम नंबर्स की बात हो रही है दर्शकों। प्रैक्टिकलिटी बोलने के लिए तो वो कह रहे हैं 400, वो कह रहे हैं 300, इतनी तो सीटें नहीं है लोकसभा में। लेकिन कांग्रेस कह रही है 135 पे हमने बहुत काम किया, 135 पे हमने वो पन्ना प्रमुख स्टाइल आरएसएस बीजेपी टाइप काम किया है, एक एक वार्ड पे एक एक बूथ पे हमने काम किया। इस 135 में से 110 पे हम बहुत कॉन्फिडेंट, जैसे बीजेपी कह रही है कि हम 40 अगर हम हार रहे हैं तो हम 40 दूसरे स्टेटों से ले रहे हैं, इसी तरह कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट, कांग्रेस भी कह रही है। तो कौन, किसका सिस्टम सही है और किसका सिस्टम गलत, ये तो कुछ आपको पता लग जाएगा एग्जिट पोल में। जो डबल एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स सिर्फ रिपब्लिक लेके आ रहा है मैट्राइज और पीमार्क के साथ, पीमार्क और मैट्राइज के साथ। कल शाम को 7 बजे अर्नब खुद आएंगे, दोनों चैनल्स पे आएंगे, वो पता लग जाएगा आपको। और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट। लेकिन कौन 370 पे ला पाएगा और कौन 300 पे, ये पता लगेगा। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ हर्षवर्धन जी हैं, मेरे साथ नंबर क्रंचर अभय कुमार हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी हैं, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। मैं माफी चाहता हूं शहजाद जी, ऑन एयर में कह रहा हूं, मेरा कैमरा पहुंचना था और मेरी वीडियो टीम पहुंची नहीं है, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं। इसलिए क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सारे यूनिट्स बाहर निकले हुए हैं, भारत भर में निकले हुए हैं हमारे। कल से दिक्कत नहीं होगी, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। शहजाद है, हर्षवर्धन है, अभय कुमार है, राजकुमार भाटी जी, पंकज शर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी। पंकज शर्मा जी और शहजाद जी को जरा रख लीजिए बड़ी विंडोज में विदाउट ग्राफिक, 1 मिनट के लिए एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं। शहजाद, 370 का मेरे को समझ आता है, बीजेपी कह रही है देखो प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पे कहा है, कुछ सोच के कहा है, कुछ ऐसे ही बोलने वाले लोग नहीं है प्रधानमंत्री, जो मन में आए ऐसे नहीं बोल देते हैं। 370 संसद के पटल में कहा है, बहुत कुछ सोच के कहा है। जहां कांग्रेस की सोच बंद हो जाती है वहां इनकी शुरू होती है। ये 370 से 4-5 ज्यादा ही ला रहे होंगे। कांग्रेस 110 115, इनके नेता बंद कमरे में कह रहे हैं कि हम 100 110 का टारगेट कर रहे हैं। शहजाद, आर यू कॉन्फिडेंट? आखिरी चरण बचा है, 57 सीटें कल वोट पे जाना है, आप ये नंबर टच कर पाएंगे शहजाद? 1 वर्सेस 1 प्लीज। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस नंबर के पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी के साथ मिशन और विजन के साथ देश के लिए काम किया है, और इसीलिए आपको बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आज 30 वर्षों के बाद जो सोना हमने एक समय पर गिरवी रखा था, आज वो 1 लाख किलो सोना वापस देश में आ रहा है। आज अगर आप देख लें तो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट आज दर्ज हुई है। एलआईसी का, जिसको एक कहते थे एलआईसी, समाप्त हो चुकी है। एलआईसी का अकेले का फंड पाकिस्तान की इकोनॉमी से 2 गुना ज्यादा हो चुका है। आज सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिला ले तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, और लोएस्ट एनपीए आ चुका है। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इस महीने हुआ, हाईएस्ट मंथली हाउसिंग सेल्स इस महीने हुआ, हाईएस्ट ऑटो कार सेल्स इस महीने हुआ। ये केवल 1 महीने की उपलब्धि है। आप सोचिए कि अगर 1 महीने की ये उपलब्धि है तो 120 महीने की क्या उपलब्धि। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री चित्त शांत है उनका, तो वो ध्यान लगा रहे, साधना कर रहे, राष्ट्र साधना में लगे हुए कन्याकुमारी में। पर इन कुछ लोगों के मन में ऐसा चित्त उनका अस्थिर हो चुका है कि वो अब ध्यान लगाने वाले और प्रधानमंत्री मौन है उस पर भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। अमूमन तो पंकज शर्मा की जो जमात थी वो ये कहती थी प्रधानमंत्री बोलते क्यों है, प्रधानमंत्री बोलते क्यों है। आज प्रधानमंत्री के मौन से जिस प्रकार से कांप गए, इसी से रुझान मिलता है। और दूसरा रुझान, इंडिया अलायंस के लोग, सॉरी कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है एग्जिट पोल के नंबर्स के डिबेट पे नहीं आने वाले। अब सोचिए, एग्जिट पोल के नंबर से ही अगर इतना डर लग रहा है तो एग्जैक्ट नंबर जब 4 तारीख को आएंगे तो क्या स्थिति में होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होने जाना है। आज तो सवाल सिर्फ इतना है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ध्यान लगाते हैं, उस पर भी आपको आपत्ति है? उस पर भी मतलब सनातन का विरोध करते-करते, मोदी का विरोध करते-करते, अब कोई अगर तपस्या करने के लिए कन्याकुमारी जाता है, तो इंडिया अलायंस फतवा जारी करके कह रहा है कि आप तपस्या और साधना भी नहीं कर सकते। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से इनका चित्त अस्थिर हो चुका है। पंकज शर्मा जी, रत्नाकर जी और भाटी जी स्टूडियो में है, समाजवादी पार्टी के भाटी जी हैं। मैं चाहता हूं आप एक सेकंड ग्राफिक्स चला के शहजाद वर्सेस 3 कर दीजिए। मोदी जी तो 1 वर्सेस ऑल हैं, शहजाद वर्सेस 3 है। अबे जी मैं आ रहा हूं आज आपके पास, आज आप कैमरा में पटना स्टूडियो में, टेंशन मत लीजिएगा, आऊंगा आपके पास, ऑडियो आएगा। मैं पहले रत्नाकर जी को नहीं देख पा रहा हूं, रत्नाकर जी को बुलाओ। पंकज शर्मा जी आपसे शुरू कर रहा हूं। पंकज जी मेरे को बताइए, ये आपके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं 273 आ रही हैं। अगर 273 आ रही हैं तो आप एग्जिट पोल पे नहीं आ रहे। कोई बोल रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को कैंसिल, हम नहीं जाएंगे, और उसके बाद चलिए वो आपका मन है, आपकी मर्जी, मत जाइए। ये 273 का नंबर आपके पास कहां से आ रहा है सर? आप कह रहे हैं 273, बीजेपी कह रही है 370, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा देश में। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी का 370 तो शुरू से किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ऑडियो पंकज जी, ऑडियो आगे ले आइए। आ रहा है पंकज जी, स्थिति है, आपका जो ईयरपीस है वो पीछे रहता है, उससे आवाज खराब होती है, आगे ले आइए सर। थैंक यू सर, आगे है ये, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आगे है, पर थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक आपके यहाँ आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। हाँ सर, हमने अपना स्टूडियोज, ये बड़े वाले स्टूडियोज में आए हैं, इसलिए थोड़ा हो रहा है। थैंक यू सर। नहीं ऐश्वर्या, चाइना वाला माल ना, अरे नहीं है भैया, चाइना वाला माल नहीं। बोलिए सर, बोलिए। अब जो भी आपने बाजार में भिजवाए हैं बेचने के लिए, वही तो ले पाएंगे, क्या करेंगे सर? चलिए, खैर अच्छा है। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है और शहजाद पूनावाला को लगता है कि जो 303 सीटें हैं उनमें से एक भी कम नहीं हो सकती है और 370 हो जाएंगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1984 में 404 सीटें थी कांग्रेस की और 49% वोट मिला था। लेकिन जब 1989 आया तो 197 सीटें रह गई, सिर्फ 9.5% वोट कम हुआ था और सीट कम हो गई 260। फिर 2009 में कांग्रेस 206 सीटें जीती और उसका वोट शेयर था 28.5%। 2014 में 44 पे रह गई, 19.5% वोट आया। इसका मतलब हुआ कि 9% वोट की गिरावट से 162 सीटें कम हो गई। तो मतलब यह है कि 9.5 और 9% वोट कम हो जाए तो 100, 150, 200 सीटों का फर्क पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 33.36% वोट मिला था 2019 में, उसमें से कम 7 से 8% वोटों की कमी हो रही है। इसलिए 370 तो छोड़िए, स्पष्ट बहुमत आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। 210, 215 सीटें आएंगी। आपको लग रहा है 210 दोनों आए? 210, 215 आएंगी। शहजाद में आ रहा हूं। शहजाद, ओके ओके, क्विक रिस्पॉन्स शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं फिर बाकियों के पास जा रहा हूं। क्विक। आज मैं ऐश्वर्या जी, गरिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार के प्रिडिक्शन पंकज शर्मा जी ने जो किए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए, जरा एक बार शहजाद को विंडो से हटाइए गरिमा जी, और पंकज इन 3 महीने पहले और पंकज आज, इन दोनों का 2 विंडो जरा अच्छे से चलाइए तो पता चलेगा कि इनके जो आकलन सब चलेगा 4 तारीख को। इनके हेडफोन की तरह ही इनके आकलन है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है आके चले ना चले। पर दूसरी बात, मैं आपको दूसरा रुझान देता हूं भाई, इनकी अंतिम फेज आते आते अंतिम संस्कार की ऐसी नौबत आई इंडिया अलायंस की कि ममता दीदी 1 जून को जा नहीं रही है। जो दिल्ली में इलू इलू कर रहे थे, पंजाब में गालियां बकने लग गए एक दूसरे को, जो बिहार में एक अलायंस बना था वो बिहार के अलायंस करता ही चले गए, यूपी में आरएलडी चली गई। तो अंतिम फेज आते आते अंतिम संस्कार की ओर इंडिया अलायंस है, इसका तो प्रमाण सामने आ चुका है भाई। देखिए, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जिसने जो कहा 4 तारीख को सब पता लग जाएगा। सबकी नहीं, उनकी नहीं, आपकी भी, मेरी भी, सबकी 4 तारीख को सबकी चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रत्नाकर जी आ रहा हूं, भाटी जी, अभी भी आपको लग रहा है आखिरी चरण बचा है, अब तो 57 सीटें हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है आप टक्कर देने की स्थिति में, रिवाइवल हो रहा है, बेहतर करेंगे पिछली बार से, वो एक अलग बात है, या आप इनको पछाड़ने की स्थिति में होंगे, वो एक अलग बात है। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। भाटी जी, सबसे बड़ी संतुष्टि तो हमें इस बात पर है कि हमने अपने मुद्दों पर, अपने
पाले में चुनाव लड़ा है, हम बीजेपी के पाले में नहीं गए। हमारे परसेप्शन पे चुनाव हुआ है। पिछली बार 2019 में क्या होता था, बीजेपी परसेप्शन देती थी, हम उसकी सफाई देते रहते थे, उसका जवाब देते रहते थे। इस बार उल्टा हुआ है, बीजेपी ने शुरू में नारा दिया अब की बार 400 पार, वो इनके गले पड़ गया उल्टा। ये पूरे चुनाव सफाई देते रहे। उनके गले पड़ गया कि आपके गले पड़ गया, मैं ये समझ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग 400 में अटक गए, सरकार तो 272 पे बनती है। नो 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 नो, प्लीज बताइए। जब इन्होंने 400 पार कहा तो इनके 1 दर्जन नेताओं ने जोश में आके कह दिया कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। और कई ने तो स्पष्ट कह दिया था हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इनके कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया। और जब ये मुद्दा जनता में पहुंचा, हमने नहीं कुछ कहा, जनता में अपना आप कहना शुरू कर दिया कि ये अगर 400 सीटें बीजेपी की आई तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण बदलेंगे। बीजेपी पूरे चुनाव सफाई देती रही, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण देंगे और हम संविधान नहीं बदलेंगे। तो और आपको लग रहा है उस चक्कर में इनके 400 नहीं आ रहे? कौन किसके परसेप्शन? नहीं, तो क्लियरली बात करते, तो आपको लगता है उस चक्कर में फंस गई बीजेपी और इसलिए इनके 400 नहीं आ रहे? नहीं, 400 नहीं आ रहे, ये तो मोदी जी भी मान चुके हैं। हाँ। अभी जो शहजाद भाई कह रहे थे कि पंकज जी का पुराना और अब का बयान चलाओ, अब मोदी जी का चलाओ नहीं दोनों बयान। मोदी जी ने जब चुनाव शुरू हुआ था, मोदी जी ने कहा था बीजेपी 370 और एनडीए 400, और 5वां 6ठा चरण आते आते इंटरव्यू में वो खुद कह रहे हैं नहीं 400 का नारा तो हमने विपक्ष को फंसाने के लिए दिया था, ये तो हमें भी पता था 400 नहीं आ रही हैं। तो ये दोनों बयान चलाओ नहीं। आपकी कितनी आ रही हैं? हमारी, हम उत्तर प्रदेश में देख लो 31 हो गई, आज तनख्वाह भी आ गई है सबकी। देखो, मैं ऐश्वर्य भाई ईमानदारी से बताऊं, एक तो मैं गलत बातें कहने में मुझे बहुत जोर पड़ता है। ये दावा करना कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, ये या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या किसी की। नहीं, अभी तक तो बता रहे थे 40 आ रही हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं। आ रहा हूं शहजाद जी, आ रहा हूं। हम 80 की 80 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और हमारी सीटें काफी बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें पूरा भरोसा काफी की क्या तुलना है कि हम 40 से ऊपर जाएंगे और हम और 50 से भी ऊपर उतर सकते हैं। ये हमें पूरा। शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद में हर्षवर्धन जी और अभय जी की 4 तारीख को आएगा, देखिए, हम वो परिणाम सहर्ष स्वीकार करने को तैयार। वो तो करना तैयार क्या बैठे, करना ही पड़ेगा, डेमोक्रेसी है। आपको भी उनको भी सबको करना पड़ेगा। तो बड़ी पीड़ा है शहजाद जी। देखिए, भाटी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और भाटी जी आज अखिलेश यादव जी को ही नेशनल टीवी पे खारिज कर देंगे ऐसा मुझे अंदाजा नहीं था। भाटी जी कहीं चेंज वेंज करने का प्लान तो नहीं, पूरा सुनिए। अभी अखिलेश जी का 3-4 दिन पहले का बयान था कि हम 79 आउट ऑफ 80 जीत रहे हैं, फाइट केवल क्यूटो में, क्यूटो, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऐसा वैसा स्टेटमेंट नहीं है। अभी भाटी जी बोलते हैं मैं तो अपने आप को हमेशा रोकता हूं, इस प्रकार के फर्जी आंकड़े मैं नहीं देता हूं। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा था 403 में से 400 जीतने वाली, किसी ने पूछा केवल 3 बीजेपी जीत रही, तो बोला हाँ 3 ही जीत रही है। अब सोचो उस समय 3 बोला था तो 255 आ गई भाजपा की, तो अब उन्होंने 1 बोला है तो अब कितनी आएगी आप अंदाजा लगा दीजिए उस हिसाब से। पर अखिलेश जी को खारिज करना राजकुमार भाटी ने किया है, तो राजकुमार भाटी जी को शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है हम उनके नैरेटिव में नहीं फंसे। मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री, हर्षवर्धन जी का ऑडियो ठीक करो, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि मुजरा करना बंद कर दीजिए वोट बैंक के सामने, तो सफाई देने लगे नहीं हम मुजरा नहीं करते, मुजरा नहीं करते। पर मूल सवाल जो था संविधान बदलने का, वो तो संविधान बदला है ना, मुस्लिम आरक्षण देने। ओके शहजाद, कोर्ट का आदेश आया है ना कि मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी एससी एसटी कोटा काट। ओके, उस पर तो जवाब ही नहीं दे पाए। और बट ये एक इंटरेस्टिंग मैंने अभी देखा, रत्नाकर जी और हर्षवर्धन जी, 1 वर्सेस 1, रत्नाकर एंड हर्षवर्धन जी। मैंने एक अभी ये इंटरेस्टिंग देखा, भाटी जी पिछली डिबेट तक आप डंके की चोट पे बोल रहे थे मुझे कि ऐश्वर्या 40 आ रही हैं और ज्यादा होगा तो हाँ, तो मैं ऑनर हूं तो मैं बोल रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बगल में बैठे भाटी जी को लाइए ऑनर, क्या प्रॉब्लम है? भाटी जी को क्यों नहीं ला रहे? शर्मा, आपको पसंद नहीं है भाटी जी? लाइए भाटी जी। नहीं, भाटी जी मेरे को बताओ। नहीं तो अभी आपने नंबर नहीं बोले, अभी आपने नंबर नहीं बोले। ये जो बार बार डिबेट में पूछा जाता है कितनी सीटें आएंगी, सबसे पूछता हूँ, बीजेपी वालों से भी पूछता हूँ। हाँ, जो जिन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है वो तो कहते हैं यूपी की 80 की 80 और परसों आप झूठ बोल रहे थे, 400 पार। परसों आप झूठ बोल रहे थे, शहजाद होल्डर, परसों आप झूठ बोल रहे थे। मैंने कब झूठ, कब कहा कि आपने 40 नहीं कही? मैं आज भी तो कह रहा हूं। भाटी जी ऐसी बात मत करो, मैंने अभी भी आपके शो में अभी कहा, गरिमा नहीं है, शर्मा है, शर्मा निकाल देगा। 80 की 80 सीट पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। सीट कितनी जीत रहे हो? पूरा भरोसा, आपने कही थी 40 जीत, ऊपर हमारी रहेंगे। देखो आपने कही थी 40 भी पहुंच सकते। हाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल, थैंक यू, यही था आपका, मैंने अभी भी कहा, यही था आपका डायलॉग आज भी। और अनुराग भदौरिया का था 60 और 65 तक पहुंचेंगे, ये था
अनुराग भदौरिया का, सबका चलेगा। शहजाद ने भी जितना कहा, आपने भी जितना कहा है, उनके शलमणि त्रिपाठी ने जितना कहा है, किसने जितना कहा है, चलेगा। लेकिन रत्नाकर जी और हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी एंड हर्षवर्धन जी, कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन एयर नाउ? हर्षवर्धन जी, ये शहजाद देख रहा हूं, मैंने आपका फोन देखा, आज आप ऑडियो नहीं चला रहे हैं, क्लिप दिखा रहे हैं, समझ गया। हर्षवर्धन जी, ये 370 वर्सेस 400 का 273 वर्सेस 400 का खेल है। खड़गे जी ने अभी अभी पत्रकार वार्ता करके बोला किसी एग्जिट पोल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन सीट हमारी 273 आ रही है, 273। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस का दावा है, सेल्फ क्लेम, जैसे बीजेपी का है 370। ऐश्वर्य जी सर, अब तो हम ठीक बात है, अब तो हम जहां खड़े हैं वहां पर किसी भी दावे और किसी भी, जिसको कहते हैं ना कि झूठ बोलना सच बोलना, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो कल आखिरी चरण का मतदान और 4 तारीख को सब सामने। लेकिन अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या पूरा विपक्ष पूरा चुनाव निकल गया और वो मजबूती से एक कोई नंबर नहीं दे पाए, कोई कहता है भाजपा 150 आएगी, कोई कहता है 180 आएगी, कोई कहता है 230 आएगी, कोई कहता है नहीं सब हो जाएगा लेकिन 272 नहीं आएगी, फिर कोई कहता है कि एनडीए के साथ आएगी, तो ये दिखाता है कि उनको अपना वाला आत्मविश्वास नहीं। और ये बार बार ये दिखता है कि जब आप इस तरह से राजनीतिक बहस करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, तो मैं कहता हूं जरा रिवर्स कैलकुलेशन करिए कि कौन कौन सी सीट जीतने की स्थिति में विपक्षी पार्टियां हैं, क्यों मजबूरी में उनको इस तरह का गठजोड़ करना पड़ा कि अखिलेश यादव 17 सीटें छोड़ते हैं और कांग्रेस उस पर मान जाती है, क्यों ये स्थिति बन गई कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों की दया पर रहना पड़ता है। इस पे जब हम बात करेंगे तब समझ में आता है कि दरअसल विपक्षी पार्टियों की जो स्थिति है उसमें भी, विशेषकर कांग्रेस में, उसमें वो एग्जिट पोल की डिबेट में जाने से बच रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है, जिसको कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल्स, वो बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। राइटिंग ऑन द वॉल स्पष्ट नजर आ रही है। त्रिपाठी जी, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, त्रिपाठी जी पे जाओ। हाँ, स्टे विद दिस। त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ, खल उपहास होए हित मोरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। कौवे कह रहे हैं कि जो कोयलों का कंठ है वो सुरीला नहीं है। 41 गठबंधन की पार्टी को 41 पार्टियों जी का ऑडियो दीजिए, बहुत धीमा सुनाई दे रहा है। करा रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी की पार्टी है। बोलिए। मैं फिर से जोर से बोल दे रहा हूं ईश्वर जी, मैंने तुलसीदास जी को कोट किया कि खल उपहास होए हित मोरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। खल लोग जो होते हैं ना, दुष्ट लोग, वो जब मेरा उपहास करते हैं उससे मेरा हित होता है, क्योंकि कौवे हमेशा कहते हैं कि कोयल का कंठ जो है वो सुरीला नहीं है। 41 पार्टियों के गठबंधन को आप ऐसे बता रहे थे कि जैसे मोदी जी सिर्फ अकेले उसको बीजेपी को लीड कर रहे हैं, बाकी पार्टियां हैं नहीं। और ऐश्वर्य जी, गर्मा जी पार्टी को पसंद करें न करें, आपके ऑनरेरी डायरेक्टर शहजाद जी ने बता रहे हैं गर्मा जी को आज क्या करना है। वैसे उनकी बातचीत से लगता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। अरे भाई, डायरेक्टर तो आपके प्रिय शर्मा हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना शहजाद है ना गरिमा है, डायरेक्टर तो आपके प्रिय शर्मा है, तो आप परेशान मत हुइए, आप परेशान मत हुइए, यू आर ऑन एयर और आप बोलिए। बाबर जैसे आक्रांताओं के वंशज हैं, जो औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांताओं के वंशज हैं, वो पंकज शर्मा को जमात ही न बोलेंगे, क्योंकि ये जमात से आए हैं। और मुजरा शब्द भी इन्हीं के पूर्वज लाए थे, पंकज मुगल ही मुजरा लाए थे, हमारे यहाँ मुजरा नहीं होता था। कितना प्यार से मुजरा बोला। इतने वाहियात शब्द को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को सर पर रख के मुजरा कर रहे हैं। आपको पता है ऐश्वर्य जी, इस देश में दलितों की एक बहुत बड़ी जमात है जो संविधान के इर्द गिर्द फेरे लेती है और शादी करने के बाद संविधान का माथा टेकती है। ये जो 400 इन्होंने मांगा, आपने अभी आपने अभी क्या कहा, सूरत बदल गई। आपने अभी शहजाद के ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया। मैं आपको कोई नहीं, आपने अभी ओनली 2 पीपल, माफी चाहता हूं, शहजाद और रत्नाकर, क्यों आपने अभी शहजाद के ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया। जमात में मैं नहीं आया। नहीं, आपने अभी पर्सनल कमेंट किया शहजाद के ऊपर। नहीं, आपने अभी शहजाद के ऊपर पर्सनल कमेंट किया। मैं पर्सनल हो रहा हूं? नहीं, आप हो रहे हैं पर्सनल। नहीं, आप मुझे बताइए पर्सनल क्या हो रहा हूं? जो बोलेंगे वो बोलूंगा, जवाब दूंगा इसका। क्यों बोला उन्होंने पंकज शर्मा उनकी जमात? आप आते हैं उस जमात में? क्या
जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। कौन सी भाषा बोली? न मैं आपका गुलाम हूं, क्या बोला? न शहजाद का गुलाम हूं। तो मैंने कब कहा कि आप किसके गुलाम हैं? ना वो आपके गुलाम है, ना मैं आपका गुलाम हूं, ना आप मेरे। सीधा बोला। रिलैक्स। पंकज शर्मा और पर्सनल। पंकज शर्मा क्या जमात चलाते हैं? आप पंकज शर्मा को यहाँ बेइज्जत करने के लिए पंकज जी को लाइए, पंकज जी को भी ऑनर लाइए। आपको ये पर्सनल कमेंट करने में ना मजा आता है, डिबेट को डीरेल कर देते हैं। आप किसी के परिवार को बोल रहे हैं, आप किसी की फैमिली को कर रहे हैं। डिबेट डील नहीं करता, मुझे आप हटा दीजिए स्क्रीन से। तब क्यों हटा दूं? क्यों गलत चीज बोलेंगे ऐश्वर्या जी, गलत चीज का जवाब आप पर्सनल हो जाते हैं। आप शहजाद के साथ हमेशा पर्सनल हो जाते हैं। आपको कुछ पर्सनल डिबेट करनी है करिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। नहीं, डोंट डू दिस। आप मुझे बताइए, मुजरा शब्द का उपयोग किया गया, पंकज शर्मा और उसकी जमात बताया गया। कल चुनाव है, वो चुनाव पे बात करें। हमारे यहाँ भाजपा के लोगों ने मुझे बुला के कहा है आपको बोलने को कि क्या बनारस के भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाएंगे? मेयर का इलेक्शन होगा तो विद्यासागर राय, अशोक चौरसिया, नरसिंह दास, महेश श्रीवास्तव गायब हो जाएंगे, अमित शाह का आदमी आ जाएगा, मंत्री बनेगा वो व्यक्ति जो कांग्रेस से आया होगा, एमएलसी बनेगा वो व्यक्ति जो कांग्रेस से आया होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आज अंतिम डिबेट है, आज ऐश्वर्या जी से पूछिएगा कि वो पूछे क्या बनारस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो खाली दरी बिछाएंगे? आप उनके मन की बात समझते हैं इस बात को ऐश्वर्या जी? आप मेरी बात समझिए। आपको शहजाद को बोल के कुछ होता है तो होता है। हाँ? अरे मैं शहजाद को अब कहां बोल रहा हूं? मैं भाजपा पे बोल रहा हूं, आप शहजाद पे आ जाते हैं। नहीं, आप बताइए ना, बनारस के कार्यकर्ता क्या दरी बिछाएंगे भाजपा के? ये तो बार बार कांग्रेस के बारे में पूछते हैं। आप मुझे बताइए। नहीं, आपको जो करना है आप करिए, जनता देख रही है। अभय कुमार को लाई, आपको जो करना है आप करिए। आप लोगों को आपको जो करना है आप करिए, आपको जो करना है। शर्मा, अभय कुमार विद ग्राफिक्स ओनली। अभय जी, ये नंबर कैसा लग रहा? ओनली अभय कुमार इन 30 and 70 एंड ग्राफिक्स। अभय द नंबर क्रंचर। अभय जी क्या लग रहा है आपको? खड़गे मैंने कहा मेरे को चाहिए ओनली अभय कुमार, ग्राफिक्स में 70। थैंक यू। अभय बताइए, खड़गे कह रहे हैं 273, बीजेपी कह रही है 370। अभय का ऑडियो खोलिए और 70 में डालिए। थैंक यू। बोलिए अभय। देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर तो दिख नहीं रही है। कांग्रेस के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर होती हुई दिख नहीं रही है। अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे अच्छा कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुआ था 2009 के लोकसभा चुनाव में, कब जबकि 206 सीट जीती थी और 141 सीट पर दूसरे पायदान पर आई थी। 347 सीट्स पर इनका डायरेक्ट टसल रहा था। लेकिन अगर हम 2014 पर आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी 44 सीट जीतती है और 224 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है, मतलब 268 पर डायरेक्ट इनका कॉन्टेस्ट होता है। 79 सीट्स की कमी आ जाती है। 2009 से 2014 आते आते 79 सीट की कमी आ जाती है। अगर हम 2019 को उठा करके देखें तब 52 + 209 52 सीट जीतती है और 209 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है। 261 7 सीट और घट जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और कांग्रेस ने कोई कोर्स करेक्शन किया हो ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि जालंधर लोकसभा सीट जहां कल वोटिंग होना है, वहां पर वह सीट जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी 1999 से लगातार जीतती आ रही थी। उसके वहां के सांसद 2 टर्म के सांसद थे संतोष सिंह, वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे थे। उनके कुछ तबीयत खराब हुई, उनका हो गया निधन। अब उस सीट पर जो 99 से कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं हारा है, वह सीट इस बार उनकी पत्नी को खड़ा किया गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई उस सीट पर। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा संगरूर लोकसभा सीट का। संगरूर लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे मैदान पर आई थी 3,03,000 वोट के साथ। वहां के भगवंत मान साहब चुनाव जीते थे। लेकिन जब बाइपोल हो रहा है उनके रिजाइन करने के बाद तो कांग्रेस पार्टी को 79% वोट आता है और जमानत जब्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा कोर्स करेक्शन किया नहीं है 2019 के बाद कि कहा जा सके कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद भी मैं आपको मल्टीपल उदाहरण बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब कोई भी ऐसा कोर्स करेक्शन। पंकज जी हर्षवर्धन जी ऑन दिस, भाटी जी मैं आ रहा हूं। पंकज जी आपने सुना अभय को? अभय ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, सिर्फ नंबर्स को एनालाइज करते हैं। अभय को रखिए, अभय की बात हो रही है। आप उनके नंबर्स या उनके एनालिसिस से सहमत है या फिर असहमत है? क्यों? हाँ या ना, एंड क्यों सर?
आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, तो मैं ठीक से बात सुन नहीं पाया। सर आपकी भी बहुत खटी खटी आ रही है, माफी चाहता हूँ जी। एक दिन सर आपको बुलाऊंगा मैं, कल आपको यहीं स्टूडियो ही बुलाऊंगा हाथ जोड़ के। हाँ लेकिन जहाँ नंबर गेम का सवाल है, शुरू से ये बात साफ मुझे और भी बोलना है ऐश्वर्या जी, मुझे और भी बोलना है। हाँ अभी रुकिए अभय जी, आपको भी पूरा 1 घंटा दे दूंगा मैं। कल बोलिएगा पूरे दिन। नहीं, बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया था 370 सीटों का, उसको तो हासिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछली बार जो 303 सीट, चाहता हूँ, स्काइप के सिग्नल इतने खराब हैं, आप सीनियर लोग हैं, मेरे को रोकते हुए भी खराब लगता है। हर्षवर्धन जी मैं उसको ठीक करा रहा हूँ सर, आई एम कमिंग बैक टू यू राइट बैक। हर्षवर्धन जी अबे नंबर्स को एनालिसिस कर रहा है, अबे कह रहे हैं भैया देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 0 और 1 है, 0 और 1 बाइनरी है, मैं 0 और 1 को गलत नहीं कह रहा हूं। अबे सिर्फ नंबर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ओनली नंबर्स का। हर्षवर्धन जी ग्राफिक्स, भाटी जी आ रहा हूं, शहजाद जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि जो अभय बता रहे हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो कोई भी व्यक्ति, और चूंकि मैं भी देश के अलग अलग हिस्सों में गया इन चुनावों के दौरान, आप भी गए होंगे, सारे ही लोग जितने लोग इस पैनल में दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने आसपास रहे होंगे, कुछ लोग देश भर में गए होंगे। एक बात बड़ी साफ दिख रही है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जो गठजोड़ है ये मजबूरी में बना, अपने अंतर विरोधों के साथ बना। इतने अंतर विरोध थे कि उसके बीच में गठजोड़ तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी टूटती रही। जिस बात को ठीक से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी टूटती रही बीच बीच में। जिन जिन राज्यों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी वहां लोग टूटते रहे। ममता बनर्जी कहने के बावजूद और उस मीटिंग की पहली मीटिंग का हिस्सा होने के बावजूद, लगातार साथ बैठने के बावजूद, इस गठजोड़ का नाम सुझाने के बावजूद, तब भी वो साथ में नहीं होती। नीतीश कुमार उस गठजोड़ से निकल जाते हैं। इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि ना ये गठजोड़ बड़ा कमाल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, तो मैं इस थियरी को बाई करने को तैयार नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर आंकड़े पर खड़ी है, शानदार बहुमत के साथ जीत रही है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि विपक्ष की कोई रणनीति नहीं थी। एकमात्र रणनीति इन्होंने जो बनाई वो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर एक सेक्शन के बीच में जरूर इन्होंने अपनी, जिसको कहते हैं ना कि अपना एक ठप्पा मारने की कोशिश की, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। शहजाद, एग्जिट पोल कल आएंगे। एग्जिट पोल के अलावा 2 और इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट या जो जानकार होते हैं उस पर पल्स रखते हैं, आप भी रखते होंगे। एक शेयर मार्केट और एक अनऑफिशियल सट्टा बाजार। आपको पता है अनऑफिशियल सट्टा बाजार पे भी सबकी नजर होती है, कोई माने ना माने, सब एक टटोलते रहते हैं। पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, नेताओं के पास वाले लोग, हर्षवर्धन जी सब रखते हैं। ये जो पर्सनल इंडिकेटर्स हैं, शेयर मार्केट का, सट्टा बाजार का, शेयर मार्केट 2% है, 2% गिरी है। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन विपक्ष के अध्यक्ष जब खड़े होकर बोलते हैं कॉन्फिडेंटली 24 घंटे पहले कि हम 273 ला रहे हैं, 273, तो बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स होता है? शहजाद जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात सही है कि कुछ लोग सट्टा बाजारियों की नब्ज पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग शेयर बाजारियों की नब्ज पर। हम जनता की नब्ज पर हाथ रखते हैं, इसलिए हमें जनता से सीधा सीधा फीडबैक और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं कि अगर जनता की नब्ज पर तो इंडिया अलायंस का भी हाथ है। इसीलिए आप देखिए कि 2014 में कांग्रेस के पास से मात्र गवर्नेंस गया, 2019 में उनके पास से रेलेवेंस गया, और 2024 आते आते ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई बन चुकी है। इसीलिए कांग्रेस ने जो 400 सीट पर एक समय पर बैठती थी, आज वो 400 सीट कंटेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। कई जगहों पर वो पार्टनर बन चुकी है। बताइए, दिल्ली में जूनियर पार्टनर बन चुकी है, और वही पार्टी के सामने जिसने उसको साफ कर दिया, अब पंजाब में उसको माफ कर दिया है इस प्रकार से, क्योंकि वहां पर भी अलायंस नहीं बन पाया, परंतु वहां पर जो इस अलायंस का नुकसान होगा वो होगा, वो झेल रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने जिस प्रकार से अब अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई पर आ चुकी है, इसलिए कई ऐसे दलों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है जिसके साथ वो कभी जा भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात देखिए ऐश्वर्या जी, मैं माफी चाहता हूं, कुछ देर के लिए मैं आपके शो से दूर हो गया था, क्योंकि मेरे बाप दादा वंशज, मेरे बाप दादा ने जिन्ना की जो है उस पर जिन्ना को लात मारकर इस देश में रहने का निर्णय किया था। तो मुझे उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो अपने दादा को तो
पारसी बताते हैं और फिर कोई कौल ब्राह्मण बताते थे अपने आप को। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको कहां से उनका गोत्र आए नहीं पता हो, कम से कम उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसे सड़क छाप लोगों से आई डोंट एक्सपेक्ट दिस कमेंट कमिंग फ्रॉम रत्नाकर जी। मेरे को लगता है रत्नाकर जी को नहीं देना चाहिए था इस तरह का। नहीं, वो हर बार करते हैं, पर्सनल नहीं करना, पहली बार नहीं, वो हर बार करते हैं। आपसे कुछ एक दो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक दो लोग हैं उनको आपसे इतना असीम प्रेम भाव है। डिबेट में किसी पे भी कर रहा हूं मैं, अगर डिबेट फिजिकल डेफिसिट पे भी कर रहा हूं ना, बजट पे भी कर रहा हूं, तो भी वो पर्सनल कमेंट कर देते हैं। हर्षवर्धन जी मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ऑफर करा कि एक बार कर लो, छोड़ देते ना। हाँ, कम से कम मेरे मरे हुए बाप को छोड़ देते। वो मेरे पिताजी इस देश नहीं, वो गलत है। पेरेंट्स नहीं, ये सब नहीं करना, बाप को छोड़ देते और कुछ नहीं करते। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं भाटी जी आपके पास आ रहा हूं, भाटी जी इन स्टूडियो, अभय जी मैं आ रहा हूं, पंकज जी का ऑडियो ठीक हो गया, अभय को मिले। भाटी जी देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, शेयर मार्केट हो, सट्टा बाजार हो, ग्राफिक्स लाओ भाटी जी के साथ, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। शहजाद ने उस पर मेरे को पलटा मारने के लिए बोला, भाई हमारा तो जनता पे पल्स है, तो हर नेता का जनता के ऊपर पकड़ होता है, लेकिन ये इंडिकेटर होते हैं, आज से नहीं है, बहुत पहले से। आप देखिए शेयर मार्केट कितना गिरा, कितना गिरा, आप नोट कीजिए, ज्यादा गिरा नहीं गिरा, क्यों? सट्टा बाजार के 2 आंकड़े तो मुझे याद हैं, और भी होंगे, लेकिन 2 मुझे अच्छी तरह याद हैं। 8-9 है देश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सट्टा बाजार हमारी सरकार बनवा रहा था। हाँ। हमारे मतलब भाव के हिसाब से हमारी सरकार बन रही थी। अभी पीछे जो चुनाव हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था सट्टा बाजार। तो ये सट्टा बाजार के ऊपर हम ये निर्णय करें, लेकिन भाई शहजाद पूनावाला ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर मार्केट की कर रहा था कैसे, और मैं उनकी बात का बहुत समर्थन करता हूँ। शहजाद पूनावाला, उनके वंशज, उनके जो बुजुर्ग हैं, वो सब देशभक्त हैं, भारतीय हैं, देश के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं शहजाद भाई से इतना निवेदन जरूर करना चाहूँगा विनम्रता के साथ कि ऐसे ही 20 करोड़ लोग और हैं जिन्होंने जिन्ना को ठुकरा दिया था, जिन्ना को ठुकरा के जो भारत में रुक गए थे, उन्हें आपकी पार्टी के लोग जिन्नावादी कहते हैं और समय समय पर कहते रहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, उन्हें देशद्रोही बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं। आपको उस समय भी पीड़ा होनी चाहिए, केवल व्यक्तिगत आपको अपने ऊपर कमेंट करने पर पीड़ा हुई, आपको उस पूरे समुदाय जो देशभक्त समुदाय है, जिसने देश की आज़ादी में खून बहाया, कुर्बानियाँ दी, उन्हें जब आपकी पार्टी के लोग गद्दार कहते हैं, आपको उस समय भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। पंकज शर्मा जी, अच्छा शहजाद इज काउंटरिंग, उसके बाद पंकज जी। हर्षवर्धन जी क्यों नहीं है इसमें? हाँ भाटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 20 करोड़ लोगों के वफादारी पर कोई सवाल निशान नहीं है, परंतु आप 20 करोड़ के जो प्रतिनिधि है किसमें देखते हैं? ये अंसारी भाइयों में, किसके में देखते हैं? अफजल गुरु में, याकूब मेमन में। हम वही तो कहना चाह रहे हैं आपसे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए कभी आपके समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट हुआ है? कतई नहीं ट्वीट हुआ। कभी वीर अब्दुल हामिद के लिए ट्वीट हुआ? आप झूठ बोल रहे हैं शहजाद भाई, कृपया झूठ न बोलें। ट्वीट हुआ? आप झूठ बोल रहे हैं। परंतु मुख्तार अंसारी के मरने पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया। इसका मतलब यह है कि आप आतंकियों में मुसलमान खोजते हैं, आप घुसपैठियों में मुसलमान खोजते हैं, और मुसलमान जो है चीख चीख कर कहता है कि वीर अब्दुल हामिद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम में हमको खोजिए। तो ये आपकी दृष्टि का ओके शहजाद, पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स एक ही रूप में देखते हैं। ओके शहजाद जी, पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। आई होप आपका ऑडियो ठीक हो गया। पंकज जी, आवाज आ नहीं रही ठीक से। नहीं जी पंकज जी, आपके एंडिंग कमेंट्स चाह रहा हूं मैं। खड़गे जी 273 बता रहे हैं। समूह को स्पष्ट बहुमत, सारे राजनीतिक दलों के को इंडिया समूह के स्पष्ट बहुमत मिल रहा है सरकार बनाने के लिए, और इंडिया समूह स्पष्ट बहुमत मिलने के साथ ही सरकार बनाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अगर इंडिया समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि इंडिया समूह सरकार बनाने का दावा पेश ना करे, चूंकि इंडिया समूह को राजनीतिक किसके कितने नंबर आते हैं सर देख लेता हूं, ये ऑडियो का ठीक कराना पड़ेगा, मैं माफी चाहता हूं। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि देश में जिस तरह का वातावरण रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की कैंपेन चलाई, उसमें विपक्ष के पास कोई एक जिसको कहते हैं ना कि सधा हुआ नैरेटिव नहीं था, और इन्होंने तैयारी करने में बहुत देर कर दी। चुनाव एकदम जब बीच में आ गया तब जाकर गठजोड़ हुए, और उसकी वजह से जनता कोई रुख इनके पक्ष में नहीं बना सकी। और जो सबसे बड़ी चीज,
नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई ऐसा एक, जिसको कहते हैं ना कि मोदी सरकार ने ये बहुत गलत कर दिया, ऐसा कोई नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाई। ऐसा कोई नैरेटिव नहीं खड़ा करेगा। ओके शहजाद 30 सेकंड्स एंड देन आई एंड। शहजाद आज समय कम है, मैं माफी चाहता हूं। शहजाद नहीं, आज तो केवल एक ही चीज है, यदि उनको लगता कि वो जीत सकते हैं तो कम से कम वायनाड में हार नजर आते हुए वो अमेठी से ही लड़ लेते। अमेठी जो जा नहीं पाए, जो माताजी राज्यसभा के रूट में चली गई, जो बहना चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो दावा कर रही है कि हमारी 80 में से, उनका गठबंधन दावा कर रहा है कि 80 में से 79 सीट्स आ रही है, तो कोई इसको स्वीकारने वाला नहीं है। अगर हिम्मत होती तो अमेठी से ही जाकर लड़ लेते। और इसी से पता चल जाता है, कई ऐसे रुझान आ चुके हैं और लेटेस्ट रुझान तो यही है कि खड़गे जी कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आगे से एक नैरेटिव बनाना है कि सब कुछ बिका हुआ है, अब हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, डिक्टेटरशिप आने वाली, ये सारे बहाने तैयार रखे। ये जो ईवीएम इसी पे समाप्त कर रहा हूं शहजाद। हर्षवर्धन जी, पंकज जी, ये जो ईवीएम की बात है, कल बताया गया जो इंडी बैठक बुलाई है जिसमें ममता दीदी नहीं आ रही है शहजाद, उसमें ईवीएम के ऊपर एक अलग प्रेजेंटेशन है। ईवीएम को लेके ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है। एग्जिट पोल आया नहीं, रिजल्ट आया नहीं, मतलब अभी तो हारे भी नहीं हो, उससे पहले ईवीएम पे प्रेजेंटेशन है, उससे पहले बहाना ढूंढ रहे हो, उससे पहले बोल रहे हो। जब इलेक्शन कमीशन ने बोला था हैकाथॉन कर लो, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई। कपिल सिब्बल विदेश में जाके पत्रकार वार्ता कराते हैं, तब भी हैक नहीं होती है। सर, जनता के ऊपर तो भरोसा रखिए। इसी जनता ने आपको कर्नाटका जिताया, इसी जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का जिताया, आपको हिमाचल जिताया। हर्षवर्धन जी 10 सेकंड्स एंड आई एम एंडिंग। 10 सेकंड्स हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, ये आपने जिस जगह पर छोड़ा है ना, जनता पर भरोसा जब आप करना छोड़ देते हैं, जनता को ही दोषी ठहराने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता आपसे दूर हो जाती है। right. और विपक्षी नेताओं ने लगातार कि तुम वोट क्यों देते हो, उसकी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। जय श्री राम। देखते हैं भाई, कल आखिरी चरण है, एग्जिट पोल है 7 से 9 विद ऑर्डर ऑफ गोस्वामी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।